सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के थर्ड यूनिट को, जो है मिस्ट्री एंड मैजिक। इसका सबसे पहला चैप्टर आपको दिया गया है, वो है द केस ऑफ द फिफ्थ वार्ड। इसमें स्टार्टिंग में सीन बताया हुआ है कि एक फैमिली है जिसमें एक लड़का जिसका निकनेम है इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन। अब इंसाइक्लोपीडिया उसको क्यों बोला जाता है वो हम बाद में जानेंगे। उस बच्चे के जो पिता हैं वो है चीफ ऑफ पुलिस, यानी पुलिस में जो प्रमुख होते हैं वो, और उस बच्चे की एक माँ है। ये लोग रहते हैं ईडाविले यूएसए में। ये लड़का भले ही बहुत ही जवान है, बट ये अपने पिता की मदद करता है मिस्ट्री केसेस सॉल्व करने में, जो पुलिस को सॉल्व करने में मुश्किल होती है। इनका जो डिस्कशन है केस को लेकर के, जब भी कोई मुश्किल केस आता है इसके पिता के पास, तो वो जब भी डाइनिंग टेबल बैठते हैं यानी रात में खाना खाने, तब वो अपने केस को डिस्कस करते हैं और ये बच्चा उनके केस को सॉल्व कर देता है, जिसे सॉल्व करने में उसके पिता को भी मुश्किलें आती हैं। और जो कि इंसाइक्लोपीडिया के फादर, जो एक चीफ ऑफ पुलिस हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि वो इस पूरे कंट्री के सबसे स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ हैं। आगे बताया हुआ है कि चीफ ब्राउन, देखो यहाँ पे जो ब्राउन है ना, ये सरनेम की बात की जा रही है। जैसे हमने ऊपर देखा था इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन इनके बेटे को लोग बोलते थे। यहाँ पे ब्राउन क्या है, सरनेम है। जैसे लोग किसी को शुक्ला जी या पांडे जी बोलते हैं ना इंडिया में, उस टाइप से ये ब्राउन सरनेम है उनका। तो लोग कहते हैं कि चीफ ब्राउन बहुत ही स्मार्ट और क्विक है, यानी तेज तर्रार है वो किसी भी काम को करने में। जब भी उनके पास कोई केस आता है तो वो बैठ करके परेशान नहीं होते हैं। केस अगर उनसे सॉल्व हो जाने वाला है तो सॉल्व कर देते हैं, अगर उनको थोड़ा भारी लगता है, उनसे सॉल्व नहीं होता, तो वो उसी वक्त एक्ट करते हैं, यानी कि उसी वक्त एक्शन लेते हैं। अपने जो ऑफिस का डेस्क है उसको क्लियर करते हैं, अपना टोपी लगाते हैं और सीधा घर चले जाते हैं, और डिनर के लिए, मतलब रात के वक्त में घर चले जाते हैं। और डिनर करते हुए जब वो उनकी बेटा और उनकी पत्नी बैठे हुए रहते हैं, तो वो अपने पूरे केस को अपनी बेटा पत्नी को बताते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका बेटा डिनर खत्म होने से पहले तक उनका केस सॉल्व कर देता। बताया हुआ है कि चीफ ब्राउन हमेशा से चाहते हैं कि वो अपने बेटे के बारे में दूसरे को बताएं, कि वो जो केसेस सॉल्व नहीं कर पाते वो उनका बेटा कर देता है, लेकिन फिर भी वो बता नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भला कौन ही इस बात पर विश्वास करेगा कि छोटा सा लड़का जो भी 8th क्लास में है वो ऐसे केसेस को सॉल्व कर दे रहा है, जिसको सॉल्व करने में बड़े बड़े जो पुलिस हैं उनको भी मुश्किलें आ जाती हैं। आगे बताया हुआ है कि इसी तरह जो इंसाइक्लोपीडिया था, यानी उनका जो बेटा था, वो भी कभी किसी को ये बात नहीं बताता कि मैंने अपने पिता की ऐसे मदद की, उनकी इस केस को सॉल्व कर दिया। यानी वो भी बहुत सिंपल रहना चाह रहा था। वो सोचता था कि जैसे बाकी बच्चे हैं, मैं भी उनकी तरह दिखूँ, मुझे उनसे अलग नहीं दिखना है। बट यही है कि उसका जो निकनेम ये पड़ा था इंसाइक्लोपीडिया, अब इसका रीज़न क्या था वो यहाँ बताया हुआ है। जितने भी लोग थे वो उसको इंसाइक्लोपीडिया ही नाम बोल कर के बुलाते थे। सिर्फ़ उसके पेरेंट्स और टीचर ही थे जो उसको रियल नेम से उसके बुलाते थे, जो था लेरॉय। अब आप जानते होंगे इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसा बुक मान सकते हो जिसके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में लिखा रहता है। अगर आप प्लांट के इंसाइक्लोपीडिया को देखते हो या फिर एनिमल को, तो उसके अंदर पूरा प्लांट्स का या फिर पूरे एनिमल का जो होता है वो पूरा लिखा हुआ रहता है डिटेल में, ए टू जेड चीज़ें। तो यही बताया हुआ है कि ये बच्चा जहाँ रहता है यानी ईडाविले में, वहाँ के लोगों के कंपैरिज़न में ये सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ता है। और जो भी ये पढ़ता है, जो भी फैक्ट्स ये बुक में पढ़ता है, वो कभी भी नहीं भूलता है। उसके जो पास मतलब जो फ्रेंड्स है वो उसको बोलते हैं कि वो एक लाइब्रेरी है, या फिर एक कंप्यूटर की तरह उसका दिमाग है, और बहुत ही वो यूज़र फ्रेंडली है। यानी ये बहुत ही तेज़ इंटेलिजेंट है, और नेचर वाइज़ ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली, यानी मिलनसार नेचर का है, जो मिल-जुल के सबके साथ रहता है। तो यहाँ तो पूरा इनके बारे में बताया गया था कि ये लोग कैसे हैं। अब आगे एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है, इसमें बताया हुआ है कि ट्यूसडे नाइट यानी मंगलवार की रात ये लोग डाइनिंग टेबल पे सब बैठे थे खाना खाने के लिए, और चीफ ब्राउन उस समय देखे जा रहे थे उनके सामने पड़ी क्रीम ऑफ मशरूम सूप को। तभी माँ बेटा यानी इंसाइक्लोपीडिया और उसकी जो माँ है वो समझ जाते हैं कि जरूर कोई बात है, कोई ऐसी मिस्ट्री है जिसे ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या होता है कि तभी जो उनके फादर यानी चीफ ब्राउन होते हैं वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि टिम नोलन कल मर गया। और ये बोलते हैं बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट मैनर में, यानी कि एकदम सिंपल वे में, कोई भी इमोशन के बिना, कि टिम नोलन जो है वो कल मर गया। फिर तभी मिसेस ब्राउन कहती है कि ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। ये वही तो नहीं जो कुछ साल पहले जो ज्वेलरी रॉबरी हुई थी उसमें ये नाम मिक्सड अप हुआ था, यानी नाम ये निकल करके आया था। तो चीफ ब्राउन बोलते हैं कि हाँ, 5 साल पहले जो रॉबरी हुई थी उसमें आया था। इसमें 2 मास्क्ड मैन थे, यानी 2 मास्क पहने हुए आदमी थे, और उन्होंने जो डायमंड मार्ट है 6th एवेन्यू में, वहाँ पर जाकर के जितने मिलियन डॉलर के जो वर्थ के ज्वेलरी थे, उन्हें चोरी किया था और लेकर भाग गए थे। तभी मिसेस ब्राउन कहती है कि लेकिन टिम नोलन तो अरेस्ट हो गया था ना, पकड़ा गया था। तो चीफ ब्राउन बोलते हैं कि हाँ, पकड़ा गया था, लेकिन उसे सिर्फ क्वेश्चन किया गया था, यानी क्वेश्चन पूछा गया था, उसको अरेस्ट नहीं किया गया था। ये कहते हैं कि इन्हें हमेशा से लगता था कि नोलन और उसका जो एक फ्रेंड है जिसका नाम है डैनियल डेवनपोर्ट, इन्हीं दोनों ने मिल करके पुल अप किया था होल्ड अप्स को। होल्ड अप्स का मतलब हुआ है रॉबरी करना, जिसमें थ्रेट दे करके, लाइक बंदूक वगैरह दिखा करके।
वो कहते हैं कि लेकिन इसका कोई प्रूफ़ ही नहीं था मेरे पास। एनसाइक्लोपीडिया उस समय चुपचाप सुन रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि इसके माता-पिता जो बात कर रहे हैं, वो आगे जाकर के उसको बेनिफिट देगा इस केस के ऊपर। अब एनसाइक्लोपीडिया के फादर कुछ फैक्ट्स को बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले ये जो नोलन और डेवनपोर्ट है, इनके बारे में कि ये दोनों ही मिले थे साउथ कैरोलिना के प्रिज़न में और वहाँ पे ये फ्रेंडली हो गए थे क्योंकि इनका इंटरेस्ट शेयर्ड था, यानी दोनों का सोच एक समान था। वो कहते हैं नोलन सबसे पहले जेल से छूट गया और वो यहाँ आ गया इडाविले में और यहाँ पर आकर के उसने एक पाल्म ट्री नर्सरी छोटी-सी खोली। छोटा-सा नर्सरी था, नर्सरी मतलब होता है जहाँ पे फूल-पौधे मिलते हैं और उस नर्सरी से बहुत ही मुश्किल से उसका गुज़ारा चल पा रहा था। आगे ये बताते हैं कि ज्वेलरी स्टोर में जो होल्ड अप हुआ था यानी रॉबरी हुआ था, उसके 1 सप्ताह पहले ही डेवनपोर्ट आया था नोलन के साथ रहने। फिर जब चोरी होती है तो चोरी के दौरान में एक गनमैन का मास्क स्लिप कर जाता है यानी जब उतरता है तो बोलते हैं कि वहाँ पे एक क्लर्क थी। वो कहती है कि उसने शायद पहचान लिया था कि वो आदमी नोलन था, लेकिन वो पूरी तरीके से श्योर नहीं थी। इसी पर अब मिसेस ब्राउन बोलते हैं कि हाँ, मुझे याद आया। यानी कि उस समय नोलन को पकड़ कर के पुलिस लाई थी, लेकिन जब पूछा गया क्लर्क से क्या ये वही आदमी जिसे तुमने देखा था? तो उस समय क्लर्क टेस्टिफाई करने से रिफ्यूज़ यानी मना कर देती है, यानी वो बोलती नहीं है कि हाँ, ये वही आदमी था। क्योंकि वो कन्फर्म नहीं थी शायद इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। लेकिन इसके बाद फिर कोई ट्रेस ही नहीं मिलता उस स्टोलन ज्वेलरी का कभी भी और ऐसा इसलिए क्योंकि नोलन को लेकर पुलिस आई तो उसके ऊपर कोई भी एविडेंस नहीं था इसलिए उसको छोड़ दी और दूसरा जो डेवनपोर्ट था, ये तो उस चोरी के बाद कभी दिखा ही नहीं, मतलब पुलिस को भी नहीं मिला वो कभी। तो यहाँ पर चीफ ब्राउन बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा मेरा हंच लगता है यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये नोलन और डेवनपोर्ट दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया होगा कि ये जो लूट है यानी चोरी का सामान है, इसे वो छुपा देंगे जब तक कि सब कुछ कूल डाउन नहीं हो जाए यानी शांत ना हो जाए। अब आप भी थोड़ा यहाँ पे दिमाग पे प्रेशर डालिए और सोचिए कि हमने चैप्टर के जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि चीफ ने हमें ये बताया था कि नोलन की एक दिन पहले डेथ हो गई थी। इसी वजह से यहाँ पर नोलन की पत्नी पूछती है कि आपने नोलन के घर की तलाशी नहीं ली है क्या डियर? तो इस पे चीफ ब्राउन बोलते हैं कि हाँ, आज ही सुबह आया था ऑर्डर कोर्ट का उसके घर की तलाशी लेने के लिए और जो ऑफिसर्स लेविस और मेलोने हैं, वो गए थे उसकी तलाशी लेने घर का जिसमें सारा सामान इधर-उधर कर दिए थे बट फिर भी एक भी चोरी की हुआ ज्वेलरी नहीं मिली। तो याद रखना अभी के वक़्त में नोलन जो है वो 1 दिन पहले ही मर चुका है और ये उस समय कहानी चल रहा है। तो यहाँ पर उसकी पत्नी पूछती है कि आपको क्या लग रहा है कोई मिस्ट्री है नोलन के डेथ को लेकर के जो पिछले दिन हुई थी? तो इस पे चीफ ब्राउन बोलते हैं कि इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और नो भी। क्योंकि कुछ साल से ही जो नोलन था वो सफ़र कर रहा था बैड हार्ट से यानी कुछ उसकी प्रॉब्लम था हार्ट में। और पिछले ही दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको स्ट्रोक आया था। स्ट्रोक मतलब कर कि जो हार्ट स्ट्रोक होता है यानी दिल का दौरा पड़ना कि उसका जो पूरा शरीर रहता है वो जल्दी हिल नहीं पाता है, मूव नहीं कर पाता है। तो ये कहते हैं कि जब उसको स्ट्रोक आया तो उसको ये फ़ील आ गया था कि वो धीरे-धीरे मरने वाला है और उस वजह से उसने जैसे-तैसे अपना पूरा स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया और लिखा किचन टेबल के ऊपर अपना विल यानी एक कागज़ जो बोल सकते हो लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें जो लोग होते हैं वो अपना ऐसे जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो किसी के नाम पे करना हो या किसी को देना हो तो वो लिखते हैं। तो उसने अपना विल लिखा कि जो भी उसका है, जो भी वो ओ करता है, वो सारा चीज़ इसके साथ जो पाल्म ट्री नर्सरी भी है वो सब डेवनपोर्ट को दे दिया जाए। तो इस पर उनकी पत्नी भी पूछती है कि इसमें आखिर सस्पिशियस क्या चीज़ है? तो इसमें मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि उसने अपना जो विल लिखा वो तो ठीक है, बट वहाँ पर जो टेबल पे डेस्क कैलेंडर था जैसा आप फ़ोटो में देख सकते हैं, वहाँ पर उसने उस कैलेंडर के नीचे से पेज को फाड़ लिया था और उसको अपने विल के साथ जोड़ दिया था, क्लिप कर दिया था नहीं अटैच कर दिया हुआ था। लेकिन सस्पिशियस उस पे क्या था कि उसने जो लिखा हुआ था उस कैलेंडर के पेज पर, वो सस्पिशियस है क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या लिखा है। अब वो अपना पॉकेट नोटबुक निकालता है और उसके पेज को लिव्ड थ्रू करता है यानी पलटता है। अब देखो होता क्या है, जो भी क्राइम सीन होता है वहाँ पे कुछ भी मिलता है, तो आप उस एविडेंस को नहीं उठा सकते हो। जो डिटेक्टिव्स होते हैं आपने बहुत सारे सीन्स में भी देखा होगा मूवी के, कि वो लोग अपने एक नोटबुक निकाल के उसमें सारी चीज़ों को लिखते हैं जो वहाँ पे वो देखते हैं। तो इसी तरह मिस्टर ब्राउन बोलते हैं कि मैंने नोलन ने जो अपने उस सीट पर यानी विल में जो भी चीज़ लिखा था, वो अपनी नोटबुक में कॉपी किया हुआ है और उस नोटबुक को वो अपनी पत्नी को दे देते हैं। उनकी पत्नी पढ़ना शुरू करती हैं, वो बोलती हैं कि अच्छा इसमें डेवनपोर्ट का नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। लेकिन फिर वो बोलती हैं कि इसमें आगे भी कुछ ऐसा चीज़ लिखा है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिर वो उस नोटबुक को अपने बेटे एनसाइक्लोपीडिया, जिसका रियल नेम लेरॉय, उसे दे करके पूछती हैं कि आखिर इसमें जो 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो क्या मतलब बना रहे हैं लेरॉय? तो एनसाइक्लोपीडिया यानी उनका बेटा पढ़ता है कि डेवनपोर्ट का नेम लिखा था, उसमें एड्रेस लिखा था और नीचे लिखा था नॉर्म उटे स्वीडन हर्ट्स। अब मिसेस ब्राउन बहुत ही आशा भरी आँख से अपने बेटे को देख रही होती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब भी कोई केस आता और जैसे ही उन लोग को समझ नहीं आता तो अपने बेटे को बोलते कि देखो ऐसा-ऐसा सीन है, तुम क्या बता सकते हो क्या होगा?
तो जो उनका बेटा है वो डेज़र्ट खत्म होने से पहले, यानी खाना में जो सबसे लास्ट खाया जाता है वो डेज़र्ट होता है नॉर्मली, तो वो खत्म होने से पहले एक क्वेश्चन पूछता है उन सबसे, और वो क्वेश्चन जो एक सिंगल क्वेश्चन पूछता है और जो भी मिस्ट्री होता है उसको सॉल्व कर देता। तो सेम यहाँ पर भी होता है। इन लोगों के पास तभी वैसे भी सूप बचा हुआ था, यानी अभी लोग खाना यानी डिनर ही कर रहे थे, जो बोला गया है कि डिनर अभी खत्म नहीं हुआ था। तो एनसाइक्लोपीडिया थोड़ा-सा पीछे झुकता है, आँख को बंद करता है और खूब अच्छे से सोचता है। उसके कुछ देर बाद वो अपनी आँख को खोलता है और पूछता है, ये क्या मिस्टर नोलन का जो पाल्म ट्री नर्सरी, यानी जो उन्होंने नर्सरी खोल रखा है, उसके अंदर एक यंग फिर ट्री है, जो एक तरह का ट्री होता है, ऐसा आप फ़ोटो में देख सकते हो। तो चीप ब्राउन यानी उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, 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 एक है, उसके घर के साउथ साइड में है। लेकिन फिर वो पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता? तो एनसाइक्लोपीडिया बोलता है कि ये जो 4 वर्ड हैं, ये वही चीज़ बता रहे हैं। तो चीप ब्राउन बोलते हैं कि अच्छा ऐसा क्या? फिर एनसाइक्लोपीडिया उनको बोलता है, अच्छा खुद ही देख लीजिए उन 4 वर्ड्स को। वो वापस से उन 4 वर्ड्स को पढ़ते हैं, फिर अपने सिर को घुमाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है। फिर नोटबुक को पास करते हैं अपनी पत्नी को, बोलते हैं, क्या तुम फिगर आउट कर सकती हो कि क्या लिखा हुआ है? तब वो बोलती है कि नॉम एक शॉर्टनिंग है नॉमिनेटिव का, जो एक ग्रामेटिकल टर्म है। देखो नॉमिनेटिव का थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। नॉमिनेटिव एक सब्जेक्ट केस है, जो बताता है कि किसने और क्या किया। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि सी रन्स, यानी वह दौड़ती है, तो कौन दौड़ता है? वह, सी। फिर बोलता हूँ कि द बॉय किक्ड द बॉल, तो किसने किक किया? द बॉय ने। तो ऐसा एक ग्रामेटिकली टर्म है, ठीक है? तो मिसेस ब्राउन क्या है कि वो हाई स्कूल में वो टीचर रह चुकी थी, जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती थी और भी कुछ सब्जेक्ट्स को वो पढ़ाती थी। फिर वो बोलती है उटेस एक अमेरिकन ट्राइब है, स्वीडन तो एक कंट्री का नाम है जो नॉर्थ यूरोप में है, और हर्ट, हर्ट मतलब तो हर्ट ही होता है। तो फिर आगे वो अपने बेटे को देखती है और अपने सिर को हिलाते हुए बोलती है कि मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि ये क्या बताना चाह रहा है। तो डेवनपोर्ट के बारे में बताता है एनसाइक्लोपीडिया कि जैसा कि पापा ने कहा था कि डेवनपोर्ट होल्ड अप के बाद, यानी चोरी करने के बाद वो डिसअपियर होकर गायब हो गया। और साथ में देख करके ऐसा जो लगता है पापा की बात से कि डेवनपोर्ट और नोलन जो है, उन्हें ज़रूर जो स्टोलन ज्वेलरी है उसको छुपा दिया है, और शायद ऐसा हो सकता है कि 1-2 सप्ताह पहले नोलन ने चेंज कर दिया है उस स्टोलन ज्वेलरी का हाइडिंग प्लेस, यानी जहाँ पे उसने छुपाया था वहाँ से निकाल के किसी और जगह पे छुपा दिया है। इस पर मिसेस बिरानी उसकी माँ पूछती है कि अच्छा तुमको ऐसा लगता है कि उसने फिर ये बात बताने के लिए डेवनपोर्ट को फ़ोन पर कॉन्टैक्ट किया होगा, बट वो फ़ेल हो गया होगा उसको रीच करने में, यानी फ़ोन नहीं लगा होगा या फिर उसको नहीं बात हो पाई होगी। तो इसलिए उसने यह लेटर लिखा और ये 4 वर्ड उस लेटर में लिख दिया मरते वक़्त। यानी वो बताना चाह रहा है कि कहाँ पर उसने छुपाया हुआ है उस पूरे गहने को। चीप ब्राउन जो थे, यानी उसके पापा, वो अपना सिर हिलाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, अब जो हमें एड्रेस पता है तो हम लोग डेवनपोर्ट को अब ढूँढ लेंगे। इसके बाद मिसेस ब्राउन कहती हैं कि हाँ, जब उसे पता चलेगा कि उस विल में जो पाम ट्री नर्सरी है वो उसके नाम पे कर दिया गया है, तो यहाँ पर आएगा और साथ में उसने विल में ये जो 4 वर्ड देखेगा जब वो, तो उसे समझ में आ जाएगा कि ज्वेलरी किधर हिडन है। तो एनसाइक्लोपीडिया का बेटा बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि कोड बहुत सिंपल है, क्योंकि वह एक कैलेंडर के पेज पर लिखा हुआ है। डेवनपोर्ट ईज़िली उसे समझ जाएगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि डेवनपोर्ट को पता है कि वो कोड क्या चीज़ बताना चाह रहा है, यानी कि वो कोड बता रहा है कि कहाँ पे ज्वेलरी छुपा है। वही कोई दूसरा इंसान अगर पढ़ता है उस कोड को, तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये कोड किसके लिए है। तो अब उसकी माँ पूछती है कि लौरा, तुम बता सकते हो कि ये 4 वर्ड का मतलब क्या हुआ? तो उनका बेटा बोलता है कि आपने ऑलरेडी गेस कर चुका है माँ, कि वो बताता है 4 वर्ड कि आखिर ज्वेलरी किधर छुपा हुआ है। अब मिसेस लौरा इम्पेशेंट हो जाती हैं, यानी कि मतलब एकदम समझ नहीं पाती हैं, बोलती है कि अच्छा कहाँ छुपा हुआ है? एनसाइक्लोपीडिया स्माइल करके बोलता है कि यह तो पता चलेगा जब हम लोग जानेंगे 5th वर्ड को। तो आखिर क्या है वह 5th वर्ड? तो यहाँ पर वो बोलता है कि डेवनपोर्ट जो है, उसने ज्वेलरी को छुपा के रखा हुआ है, और वह प्लेस जहाँ पे उसने ज्वेलरी को छुपाया हुआ है, वह नोलन का ये जो 4 वर्ड का कोड है, उससे हमें पता चलेगा। यानी ये 4 वर्ड का कोड जो है हमें बताएगा कि 5th वर्ड कौन-सा है। इसके आगे वो बच्चा बोलता है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि नोलन यह बताना चाह रहा है डेवनपोर्ट को कि आखिर ज्वेलरी किधर छुपा हुआ है, और इसके लिए उसने ये जो 4 वर्ड कोड है, यानी मैसेज है, उसको लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अगर आप सही से देखो ना, तो ये जो 4 वर्ड कोड है ना, ये एक पहले तो कैलेंडर के पेज से फाड़े गए हैं, और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से 4 वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया और अरेंज करके, यानी इधर-उधर लेटर को कर करके लिखा गया, और ये सारे बताते हैं वीक में जो डेज़ है उनको। जैसे वो बताता है कि NOM, अगर इसको आप रीअरेंज करो तो MON हो जाता है। MON से क्या आता है? मंडे। ये तो UTES को अगर आप इधर-उधर रीअरेंज करते हो तो ट्यूसडे का TUES इसमें आ जाता है। ये तो स्वीडन को करोगे तो वेडनेसडे, और हर्ट्स को करोगे तो थर्सडे आता है। यानी जो वीक में जो डेज़ है, उनको शॉर्ट फॉर्म में, और उनके जो लेटर्स है उनको इधर-उधर रीअरेंज करके लिखा गया है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, इससे मैं बहुत स्लोली आपको बताता हूँ। NOM बताता है मंडे को, UTS दिखा रहा है ट्यूसडे को, SWEDN स्वीडन बता रहा है वेडनेसडे को, और हर्ट्स बता रहा है थर्सडे को। तो थर्सडे के बाद कौन-सा आता है डे? तो फ्राइडे आता है, और फ्राइडे को आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? FIR से लिख सकते हो।
मतलब ये एफआईआर लॉजिकल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके गार्डन में एक फिर ट्री था, एक फिर ट्री जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर वो बोलता है उनका बेटा कि आप जा कर के चेक कीजिए वो जो फ़ील्ड ट्री जिस सॉइल में जमा हुआ है, उस सॉइल के नीचे एक बड़ा-सा घड़ा है। यानी उसी घड़े में जो है वो फ़ील्ड ट्री जमा है और उसी घड़े में जिसके अंदर इतने सारे मिट्टी भरे हुए हैं, उसी मिट्टी के अंदर वो ज्वेलरी छुपा हुआ है। यानी सिंपली वो क्या करता है कि जहाँ पर वो फ़ील्ड ट्री बोलता है उस फ़ील्ड ट्री के नीचे घड़ा है और उस घड़े के अंदर मिट्टी और उसी के अंदर जो है सॉइल में वहाँ पे उसने ज्वेलरी को छुपा कर के रखा है। तो ये था एनसाइक्लोपीडिया ने जो फ़ोरसीन किया था, यानी उसने जो सोचा था उसने जैसा अपने पिता को बताया उसके पिता जाकर चेक करते हैं और सेम ऐसा ही होता है। वहाँ पर उनको मिल जाता है पूरा ज्वेलरी। भाई अगर देखा जाए तो ये जो पूरा आपको स्टोरी है ना इसके अंदर मोरल कुछ भी नहीं है। तो इसको आप बस एक इंटरेस्टिंग वे में लेके पढ़ सकते हो। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसको मैंने 2D एनिमेशन में बनाया है। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएँ कि आपको 2D कैसा लग रहा है क्योंकि पिछले जितने चैप्टर्स थे वो 3D एनिमेशन में मैंने बनाया था। तो इस तरह ये जो पूरा चैप्टर है खत्म होता है और जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, इसमें समराइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ये एक फ़िक्शनल स्टोरी है जो आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए था और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बेसिक इसको ईज़ी बना सकते हो। तो ये था पूरे चैप्टर में आशा वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।